Okay, last time this is our lecture 3 of chemical bonding and last time I've given you this question, which of the following will not follow octet rule. ये क्वेश्चन दिया था मैंने, तो ऑक्टेट रूल इसका आंसर क्या आएगा? OF2। इसमें O के पास भी जब ये बॉन्ड शेयर करेगा तो O के पास भी कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 थे, एक यहाँ से लिया, दो लोन पे रहना इसके पास अभी, दो और दो चार। ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, इधर एक शेयर किया, 6 थे इसके पास, 4 बच गए, 4 ये, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 हो गए ऑक्सीजन के पास। ऐसे ही फ्लोरीन के पास भी कितने हो गए? 8। 7 थे, एक शेयर किया हुआ, 8 हो गए। 7 थे, एक शेयर किया हुआ, 8 हो गए। बात समझ में कि नहीं? बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6, एफ आया, एफ आया, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 8 हो गए इसके पास भी 8 हो गए, और ये भी इनसे लेगा 8 हो गए, सबके पास 8 हो गए कि नहीं है? तो इसलिए इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। अब ये वाला एग्जांपल, इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, 2 इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास, ये भी चारों से लेगा, तो कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, बट नॉट दैट ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा। तो दिस विल बी द आंसर, नॉट फॉलोइंग ऑक्टेट रूल है ना। और AlF3, अब ध्यान रखना, ये सोचना है इसको, बहुत सिंपल है। AlCl3 होता अगर, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता। AlCl3 क्या होता? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि एल के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं आफ्टर शेयरिंग, एल के पास 6 आते हैं ना। लेकिन AlF3 जो है, इट इज एन आयनिक कंपाउंड। एल ने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और एक इधर दिया, एफ को, 7 थे 7 थे 7 थे, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो इसके बाद ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 8 हो जाएगा, ये इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। सो दिस इन दिस ऑक्टेट इज कंप्लीट, ये ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये आंसर नहीं आएगा। ध्यान रखना, गलती हो जाती है कि आयनिक कंपाउंड है, इसलिए ध्यान रखना इस चीज का। ऐसे ही CaCl2 भी आयनिक कंपाउंड है, Ca में 2 इलेक्ट्रॉन थे, अगर BeCl2 होता है C का, तो मैं कहता इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है। BeCl2 होता तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, लेकिन CaCl2 आयनिक कंपाउंड है। ये Cl के 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, तो इसका 2 8 8 हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी, इन दोनों का भी ऑक्टेट कंप्लीट, तो इसका आंसर आएगा CH4, क्योंकि इसमें ड्यूप्लेट कंप्लीट है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग गलत निकालते हैं आंसर इसका। नेक्स्ट, तो ये ध्यान देना है कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, किसका नहीं होगा। लास्ट टाइम और हमने पढ़ा था इसके अंदर रेजोनेंस पढ़ाया था मैंने। रेजोनेंस मैंने कहा कि अभी बिल्कुल भी 0 लेवल भी नहीं कराया है, बहुत कम करवाया है उसके अंदर, लेकिन स्कूल लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दी थी किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या आएगा कार्बोनेट आयन में, मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। कार्बोनेट आयन के अंदर ये सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल क्यों है? वाई इन कार्बोनेट आयन ऑल द CO बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रही है, बस ये रेजोनेंस दिखाना, स्ट्रक्चर जरूर दिखा के आने, ये स्ट्रक्चर दिखा देंगे, क्लियर, ये स्ट्रक्चर दिखा देंगे। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ऑल द CO बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, क्लियर, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ऑल द CO बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, सही ना, ये मैं बता चुका लास्ट टाइम। वाई इन फॉस्फेट आयन ऑल द PO बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, तो इसमें भी क्या होगी, रेजोनेंस होगी। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1 + 1/4, ये हो चुका लास्ट टाइम। कार्बन आयन में 1 + 1/3 बॉन्ड ऑर्डर आ गया ना, 1 + 1/3, एक बॉन्ड तो है ही CO बॉन्ड में, और एक तीनों जगह शेयर होगा 1 + 1/3, इसमें 1 + एक बॉन्ड तो है ही सब में, ये एक ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये चारों जगह शेयर होगा 1 + 1/4, सही ना। वाई इन ओजोन ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, ओजोन में दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल क्यों है? क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड है, लास्ट टाइम पढ़ाया था, ये इधर भी आ सकता है, तो ओजोन के अंदर भी दोनों बॉन्ड लेंथ क्या होंगी, इक्वल होगी, और बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1 + 1/2 1.5, सही है। रेजोनेंस जरूर दिखाना है, O डॉट डॉट, ये रेजोनेंस हाइब्रिड जरूर दिखाना है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसलिए दोनों बॉन्ड लेंथ अगर मेजर करेंगे तो ना तो सिंगल बॉन्ड लेंथ की लेंथ आएगी, ना डबल बॉन्ड की लेंथ आएगी, क्या आएगी दोनों के बीच में 1.5 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.5। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इसलिए डिस्कस होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों दिखाए गए। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है, जैसे कार्बोनेट आयन है, बेंजीन है, इसके स्ट्रक्चर्स क्यों दिखाए गए, रेजोनेंस क्यों हुई एक्चुअल में कंपाउंड में। जैसे अगर मैं बेंजीन भी ले लूं, ये रेजोनेंस क्यों हुई इसके अंदर, क्योंकि जब मेजर किया गया ये वाली कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को, तो उसकी डबल बॉन्ड लेंथ से जो डबल बॉन्ड की वैल्यू जो आनी चाहिए थी उससे कम वैल्यू आई, उससे कम वैल्यू आई। इसका मतलब ऐसा सोचा गया कि ये डबल बॉन्ड यहाँ की जगह, ये दोनों बीच में ना, यहाँ पे भी हो सकता है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, तो ये हुआ भी ऐसा। रेजोनेंस जब शो किए गए, डिटेल में जब पढ़ेंगे और नहीं तो मैं और डिटेल में लूंगा, अभी सिंपल ध्यान रखना है। तो एक स्ट्रक्चर जो है, ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये हाइपोथेटिकल है। एग्जिस्ट कौन करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। समटाइम्स इट हैपेंस दैट ए सिंगल स्ट्रक्चर cannot explain all the properties of the compound, so we draw two or more resonating structures, when which can explain
मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, विच कैन एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। तो ये मैक्सिमम प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर देगा, ना तो ये पूरी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेगा ना ये एक्सप्लेन करेगा, दोनों को मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये है, ये मैक्सिमम प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेगा कंपाउंड की। इसलिए रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स दिए गए थे, और रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाते समय क्या देखते हैं, पोजीशन ऑफ एटम सेम होनी चाहिए, सेम पोजीशन ऑफ एटम्स, मतलब कार्बन जहाँ पे है वहीं रहेगा, ये मैंने पहले ही बताया हुआ कंडीशन है रेजोनेंस की। सेम पोजीशन ऑफ एटम्स, सेम पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए, मतलब जितने लोन पेयर थे उतने ही लोन पेयर रहेंगे। बात समझ रहे कि नहीं, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर बनाए जितने लोन पेयर थे उतने, जो नेगेटिव चार्ज है उतना ही रहना चाहिए, उतना ही रहना चाहिए नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से। तो ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर। तो उस केस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सेम अप्रॉक्सीमेटली सेम एनर्जी, अप्रॉक्सीमेटली सबकी सेम एनर्जी होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली सबकी क्या होनी चाहिए, सेम एनर्जी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी होती हैं। लास्ट टाइम रेजोनेंस एनर्जी भी बताया था मैंने, जो इसकी एनर्जी होगी और जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म होगी इन दोनों में से, उनकी उसकी जो एनर्जी होगी, दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस होगा वो क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी। मतलब इसकी एनर्जी तो हमेशा कम आएगी क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, समझिएगा कि नहीं। तो ये सब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ था, तो इसको मैंने हल्का सा एक रिव्यू दे दिया। नेक्स्ट जो है इसके अंदर और हमने पढ़ा था, कोवलेंट कंपाउंड पढ़ लिए थे, आयनिक कंपाउंड तो कोवलेंट कंपाउंड में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। ये सब 9th-10th की बातें हैं, लेकिन एक बार रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए चैप्टर में भी हम आए नहीं है इसके अंदर कंप्लीटली। आयनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स, तो क्या डिफरेंस है इसके अंदर। आयनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, ये सॉलिड्स होते हैं, जनरली सॉलिड्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं ना इसके अंदर, तो इसलिए जनरली क्या होंगे, सॉलिड्स। ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होता है, दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस, क्लियर, दे कैन बी सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी हो सकते हैं। ये क्या होंगे, हार्ड होते हैं, हार्ड, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, हार्ड एंड ब्रिटल, गिरते हैं तो टूट जाते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल है। ये क्या, दे आर जनरली सॉफ्ट, ये क्या होते हैं, दे आर जनरली सॉफ्ट। लेकिन अगर नेटवर्क सॉलिड आ गया, जैसे डायमंड आ गया, डायमंड आ गया तो वो बहुत हार्ड है, डायमंड आ गया, इसके अलावा कार्बोरंडम आ गया, कोरंडम आ गया, तो ये बहुत हार्ड है, सॉफ्ट, नॉट इन केस ऑफ नेटवर्क सॉलिड्स, नॉट इन केस ऑफ कोवेलेंट नेटवर्क, जैसे डायमंड का जो आता है। ये सब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स, लेकिन अभी ये जनरली हम सॉफ्ट बोलते हैं। इनका हाई एमपीबीपी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका लो एमपीबीपी, लो एमपीबीपी। ये क्या होंगे, soluble in water, like dissolve like, soluble in water, ये soluble in organic solvents, organic solvents जैसे like कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4, बेंजीन, समझे कि नहीं, नेफ्थलीन हो गया, ऑक्टेन हो गया, इस तरीके से नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं, पानी के अंदर नहीं होंगे सॉल्युबल, सही ना। तो इसके अलावा जो आयनिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस होंगी, रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शंस फास्टर, आयनिक रिएक्शन इन आयन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो रिएक्शंस क्या होंगी, फास्ट होंगी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिएक्शन हो जाएगी। आयनिक रिएक्शंस फास्टर, इसमें रिएक्शंस जनरली स्लो होंगी, यहाँ पे रिएक्शन स्लोअर, रिएक्शंस क्या होंगी कि स्लो होंगी, समझ रहे हो कि नहीं। उसके बाद इसका जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड ये नॉन रिजिड होगा एंड नॉन डायरेक्शनल। इसका मतलब समझेंगे एक बार, नॉन रिजिड, नॉन डायरेक्शनल, नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल। और जो ये बॉन्ड होगा ये क्या होगा, रिजिड एंड डायरेक्शनल। मतलब क्या, रिजिडिटी का यहाँ पे एंड डायरेक्शनल, हालांकि समझ आएगा जब हम वेस्पर थ्योरी वगैरह पढ़ लेंगे। नॉन डायरेक्शनल, जैसे एक कोई भी आयन है, कोई भी आयन जैसे Na+ है, वो Cl- को यहाँ से भी ट्रैक कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है ना। तो ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बनेगा, इसलिए नॉन रिजिड बोला गया इसको। क्या बोला गया, नॉन रिजिड। इस Cl- को यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, बस डिस्टेंस जो है वो सेम रहना चाहिए। डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या रहना चाहिए, सेम, चाहे इधर से करे, चाहे इधर से करे, चाहे इधर से करे, चाहे इधर से करे, डिस्टेंस शुड रिमेन द सेम। तो ये नॉन डायरेक्शनल और नॉन रिजिड है, नॉन डायरेक्शनल, नॉन रिजिड। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्बिटल जो है पर्टिकुलर बॉन्ड एंगल में बनते हैं, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, द
ओवरलैप एट ए पर्टिकुलर एंगल, जो भी आगे पढ़ेंगे, इसलिए ये बॉन्ड क्या होगा, डायरेक्शनल। ये बॉन्ड क्या होगा, डायरेक्शनल होगा, इसलिए रिजिडिटी होगी इसके अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आयनिक और भी बन सकते हैं, आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स, इसमें डिफरेंस है। तो एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 6 पॉइंट्स है इसके, याद रखना। एक वो भी याद रख सकते हैं, ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स इन मोल्टन एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होंगे इन मोल्टन एंड इन एक्वस सॉल्यूशन, नॉट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आयंस फ्री नहीं होते। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कोवलेंट कंपाउंड दे आर बैड कंडक्टर। आयनिक जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड, ये क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर्स। ये बताया हुआ वैसे पॉइंट पहले। और कोवलेंट कंपाउंड्स बैड कंडक्टर्स। ये कब बैड कंडक्टर होगा आयनिक, नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्वस फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में। इसमें क्या होगा, ये आयनिक कंपाउंड जो है बैड कंडक्टर होगा सॉलिड स्टेट में, क्योंकि सॉलिड स्टेट में Na+ और Cl नेगेटिव आयंस, दे आर नॉट फ्री टू मूव, ये मूवमेंट ही नहीं होगा इनका, इसलिए ये बैड कंडक्टर होगा। सही है, तो ये हमने थोड़ा सा अभी रिवीजन किया पीछे वाले, आपने ना पीछे का रिवीजन किया, कुछ अभी तक कुछ खास नहीं पढ़ा है। सारा 9th लेवल पर अगर चाहते अच्छे लेवल से पढ़ा होता तो पढ़ सकते थे ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट नोट करेंगे अभी वैलेंस बॉन्ड अप्रोच। नेक्स्ट इट इज वैलेंस बॉन्ड अप्रोच। वैलेंस बॉन्ड अप्रोच, इसके थ्रू हम पढ़ेंगे जैसे मॉलिक्यूल जो है स्टेबल है कि नहीं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। H2 मॉलिक्यूल है या हीलियम मॉलिक्यूल है, हीलियम का मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं बनेगा, इस तरह से He2 बनेगा कि नहीं, बट दिस इज नॉट फॉर्म, एवरीबॉडी नोज। तो ये हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड अप्रोच के थ्रू कि H2 का मॉलिक्यूल जो है स्टेबल है कि नहीं है स्टेबल। H2, H क्या है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, 1s1 होता है ना, दूसरा H भी क्या है 1s1, दोनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। ध्यान देंगे इधर, ये है, मैं H2 का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, H2 का, वाई H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल बनता है, ये वैलेंस बॉन्ड अप्रोच के थ्रू हम कैसे प्रूव करेंगे कि स्टेबल है ये। देखिए जैसे ये प्लस है, प्लस ये दूसरा H, ये A एटम मान लिया, A का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन होता है ना H, ये इसका न्यूक्लियस, ये दूसरे H एटम का न्यूक्लियस, इसके पास भी अपना इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी अपना इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे माना ये एक A एटम, ये B एटम, ये इसका इलेक्ट्रॉन E A बोल लिख दिया, और ये B यहाँ पे EB है ना, ये EA ये EB। अब इसमें क्या है, इसके इससे तो ये अट्रैक्टेड है ही, इसका इलेक्ट्रॉन B के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, तभी तो अट्रैक्शन होगी, तभी तो H2 मॉलिक्यूल बनेगा। इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन इससे होगी, इसके इलेक्ट्रॉन की, B वाले के इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन इस वाले न्यूक्लियस के साथ जो इलेक्ट्रॉन था शेल में, इसकी अट्रैक्शन इससे होगी। दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गए, ये इससे तो अट्रैक्टेड है ही, ये तो अपने न्यूक्लियस से, ये तो अपने से अट्रैक्टेड हो गई, इसमें अपने से अट्रैक्टेड हो गई। बात समझ नहीं है, तो ये क्या है, इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, दीज आर कॉल्ड एज अट्रैक्टिव फोर्सेज। अब इसी के अंदर रिपल्सिव फोर्सेज क्या होंगे, इसी के अंदर रिपल्सिव फोर्सेज क्या होंगे, जो ये दोनों न्यूक्लियस हैं, दोनों न्यूक्लियस जो है, ये वाला न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस, ये रिपेल करेगा, दोनों रिपेल करेंगे आपस में, दोनों के न्यूक्लियस से पास आएंगे तो रिपेल होंगे। और ऐसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, आपस में रिपेल होंगे। तो ये दो रिपल्सिव फोर्सेज आए दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में, दो रिपल्सिव कौन से आए, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में एक आया, और एक दोनों न्यूक्लियस के बीच में, और दो अट्रैक्टिव फोर्सेज। लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेज का मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्सेज, इसलिए H2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। इसका एनर्जी लेवल डायग्राम अगर बनाए तो ये बनता है इस तरीके से। तो यहाँ पे आएगा, ये डायग्राम देख लें, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दो एटम्स के बीच में न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस। और सॉरी, यहाँ ये आएगा एक्स एक्सिस पे, यहाँ आएगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस, जैसे एक एच एटम ये रहा, इसका न्यूक्लियस, ये दूसरा एच एटम ये रहा, इसका न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ध्यान देना, ये मान लिया मैंने रेफरेंस एनर्जी लेवल है ना, ये रेफरेंस एनर्जी है, मतलब ये नीचे एनर्जी नेगेटिव और इसके ऊपर जाएंगे तो एनर्जी पॉजिटिव, यानी बढ़ जाएगी। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए ना इसका डायग्राम स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पे अभी इनिशियली जब दोनों एच एटम बहुत दूर थे, दोनों एच एटम बहुत दूर थे, तो मान लिया मैंने एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली 0 से आ रही है,
जीरो है, अप्रोक्सीमेटली एनर्जी क्या है, जीरो। और जब ये दोनों एटम पास आएंगे, ध्यान देना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जब ये क्लोज आएंगे आपस में, पहले बहुत दूर थे अब ये क्लोज आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं तो एनर्जी क्या करेगी, क्लोज आएंगे तो एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तो ये डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है एनर्जी, ये डिक्रीज कर रही है एनर्जी, है ना, डिक्रीज कर रही है एनर्जी। और उसके बाद इस पॉइंट पे यहाँ पे एच एटम दोनों सपोज ऐसे ऐसे थे, फिर ये थोड़ा पास ला रहे हैं तो ऐसे ऐसे हो गए, फिर और क्लोज हो गए, इस पॉइंट पे आते ही जब एनर्जी मिनिमम हो गई तब ये पार्शियली ओवरलैप कर जाएंगे इस तरीके से, ये दोनों एच एटम है, एक एच एटम दूसरा एच एटम, इससे पास लेके आएंगे, अगर इससे पास लेके आएंगे तो दोनों न्यूक्लियस में क्या हो जाएगी, रिपल्शन, दोनों इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगी, रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, और अब सिस्टम की एनर्जी इससे पास लाने के बाद बढ़ जाएगी। समझ आया डायग्राम क्लियर, दिस इज, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ली मैंने, जीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो, दोनों बहुत दूर है तो कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं, जब पास लेके आएंगे तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, दूसरे का न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पे जो दोनों के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस होगा, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा, इसे कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो ये पूछ लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम्स एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। ये बताया तो मैं, तो ये पूछते हैं सही ना, डिस्टेंस जो है और इस पॉइंट पे जो जो एनर्जी होगी, जो ये वाली एनर्जी है दोनों की, ये होती है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मैंने पहले भी बताया हुआ है, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पता नहीं कितनी जगह यूज होगी आगे जाके, और मेन डेफिनेशन ये आएगी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो दोबारा सुन लेंगे एक बार, बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन पूछते हैं 1 मार्क में, और बॉन्ड एनर्जी भी पूछ सकते हैं। बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन क्या है, ये बॉन्ड लेंथ होगी अब इसमें, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या डेफिनेशन आ जाएगी इसकी, डिस्टेंस बिटवीन distance between centers of nuclei, एक वर्ड में बोले तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, centers of nuclei of two hydrogen atoms, of two atoms at the point of minimum energy, at the point of minimum energy, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हो या मिनिमम एनर्जी, समझा दिया, एग्जैक्ट डेफिनेशन बुक से भी देख सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी है ना इस पॉइंट पे, तो जब अब जो डिस्टेंस आएगा दोनों के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो आएगा उसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ, क्लियर, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। और ये बॉन्ड एनर्जी, ये यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी इस पॉइंट पे जो वर्टिकल रीजन में होगा वो एनर्जी है ना, तो इस पॉइंट पे जो मिनिमम पॉइंट है उससे जीरो एनर्जी लेवल पे जो डिस्टेंस होगा, जो डिफरेंस होगा उसे बोलेंगे बॉन्ड। ये वैल्यू यहाँ से आता है नेगेटिव होगी वैसे, तो एनर्जी रिलीज होगी जब बॉन्ड बन रहा है, तो दो एटम मिल रहे हैं तो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बनने में तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो रही है, ऊपर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ रही है, बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। तो बताया हुआ मैं पहले बताया हुआ एच एच, इस बॉन्ड को एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एनर्जी है, या जब दोनों एटम एक मोल H2 बनाएंगे तब जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, और एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of bond is formed from isolated gaseous atom। ये पहले बताया हुआ है तो ध्यान रखना, इसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, और एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of bond is formed, when 1 mole of bond is formed from isolated gaseous atoms। दोनों है, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, दोनों ही बॉन्ड एनर्जी होती है, क्लियर। तो ये हमने हाइड्रोजन एटम का डिस्कस कर लिया, ये पोटेंशियल डायग्राम किसका था, हाइड्रोजन एटम का, क्लियर, हाइड्रोजन एटम का। अब हीलियम की बात करेंगे, हीलियम का हिंट दे देता हूँ उसका भी, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच के थ्रू हीलियम न्यूक्लियाई क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, हीलियम वाई डज इट नॉट एग्जिस्ट, हीलियम क्या है, 2He4 होता है, 2 प्रोटॉन है इसके अंदर, ये हीलियम, ये इसका हीलियम एटम ए है, ए, दूसरा न्यूक्लियस, दूसरा हीलियम एटम, ई बी,
पहले मैं दिखा रहा हूँ अट्रैक्टिव फोर्सेस, ध्यान देना। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगे, ये तो इसी न्यूक्लियस के एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्टेड, एक फोर्स, यही इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस, ये ए न्यूक्लियस, ये बी न्यूक्लियस, ये भी इससे अट्रैक्टेड, दो अट्रैक्टिव, इसका इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्टेड, इसका इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्टेड, चार हो गए अट्रैक्टिव फोर्सेस, चार क्या हो गए अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब मैं दिखा रहा हूँ रिपल्सिव फोर्सेस, चार अट्रैक्टिव है, दोनों के इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होंगे, दो फोर्स ये हो गए अट्रैक्टिव, दोनों के इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होंगे, तो ये क्या हो गए चार अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस अगर देखें, रिपल्सिव फोर्सेस होंगे न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के, ध्यान देंगे ये न्यूक्लियस है, ये दूसरे का न्यूक्लियस, ये इसके इलेक्ट्रॉन, ये Eb, तो अब पहले दोनों के न्यूक्लियस में क्या होगी रिपल्शन, एक रिपल्सिव फोर्सेस, इन दोनों इलेक्ट्रॉन में क्या होगी रिपल्शन, दूसरा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगी रिपल्शन, तीसरा, इसके और इसके इलेक्ट्रॉन में भी क्या होगी रिपल्शन, फोर्थ, इस और इस इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन, फिफ्थ। तो पांच क्या रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस कितने आए 5, और अट्रैक्टिव फोर्सेस कितने आए 4। तो इसलिए हीलियम न्यूक्लियाई एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है, जब रिपल्शन ज्यादा है तो क्यों एग्जिस्ट करेगा हीलियम मॉलिक्यूल, He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये भी एक रीजन है, प्रॉपर रीजन हम आगे पढ़ेंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है जीरो आता है मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी में। यही क्या ना आंसर, व्हाई नियोन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाई हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर यानी इनमें कोई बॉन्ड ही नहीं बनता, बिकॉज देयर बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो। नोट कर लेंगे एक बार। इसी को मैं अगर डायग्राम के थ्रू शो करूं तो ये इस तरीके से आ जाएगा, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच के थ्रू। ये यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। जैसे ही मैं दोनों हाइड्रोजन एटम्स को, दोनों हीलियम एटम्स को पास लेके आ रहा हूँ, पास लेके आ रहा हूँ, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे थे हीलियम एटम दोनों, पास लेके आ रहे हैं, पास लेके आ रहे हैं, यहाँ पे पास लेके आए तो क्या हो रहा है, पास लेके आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ती जा रही है सिस्टम की, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो पास आ रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रहा है, ये जितना पास लेंगे उतनी एनर्जी तेजी से बढ़ेगी। तो इसलिए हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट, देयरफॉर हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, इट कांट एग्जिस्ट। दिस वाज वैलेंस बॉन्ड अप्रोच। ये क्या था, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच। नेक्स्ट है ऑर्बिटल अप्रोच। अभी इसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ेंगे उसके अंदर से ना, क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। यहां से कुछ चैप्टर की स्टार्टिंग है तरह से बॉन्ड्स। ये ऑर्बिटल ओवरलैप के थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा, ऑर्बिटल्स के ओवरलैप के थ्रू होगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं वैसे तो, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और एक वीक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वीक बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आयनिक आ गया, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, कोवेलेंट आ गया और मेटेलिक आ गया। ये तीन क्या मानते हैं हम, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मानते हैं। और कोवेलेंट जो है हमें जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है। कोवेलेंट बॉन्ड में मेन सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये पढ़ना है हमें, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सही ना। इसके अलावा दो और होते हैं, मैं लिख देता हूँ, कोर्स में नहीं है हमारे वो, सही ना। ये सिग्मा पाई बॉन्ड किसके टाइप्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के, सिग्मा और पाई बॉन्ड, सही ना। एक होता है डेल्टा बॉन्ड और एक होता है फाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, फाई बॉन्ड, ये भी होते हैं बॉन्ड्स जिसमें, इसमें तो ऑर्बिटल सिंपली ओवरलैप करते हैं, एस ओवर, इसमें क्यों होगा, एस होगा पी ऑर्बिटल होगा, एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल, वही ओवरलैप करते हैं इसके अंदर। इसके अंदर डी के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, जब चारों डी ऑर्बिटल्स, जो चारों लोब्स हैं डी ऑर्बिटल्स के, दूसरे चार लोब्स का तो ओवरलैप करेंगे डी ऑर्बिटल के पैरेलल टू ईच अदर, तो बनता है डेल्टा बॉन्ड। और ऐसे ही फाई बॉन्ड बनता है जब एफ ऑर्बिटल्स के 6 लोब्स ओवरलैप करते हैं। तो ये सब नहीं करना है, बस मैंने लिख दिया है, हमें क्या पढ़ना है, सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड, सही ना। डेल्टा बॉन्ड हालांकि मैं हिंट दूंगा, जो अपर लेक्चर होगा ना इससे, जो मैं स्टार मार्क लेक्चर भेजता हूँ, सही ना, वो मैं उसमें डालूंगा इसको, लेकिन हम इधर नहीं पढ़ेंगे अभी से। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड और फाई बॉन्ड, ये बता दिया ना, ये हमें पढ़ना है अभी, डेल्टा, फाई बॉन्ड। और वीक बॉन्ड में जो आता है, वीक बॉन्ड में तो जैसे अब आ गया वेंडर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है एक तरह से, वेंडर वॉल्स फोर्सेस, वेंडर फोर्सेस, ये वीक बॉन्ड में आते हैं।
तो ये इसमें कौन कौन से आ सकते हैं वैन डेर फोर्सेस? वैन डेर फोर्सेस में क्या क्या आ सकता है? एक आ गया जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल ये आता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल आ गया। ये सब क्या होते हैं सब बताऊंगा मैं बाद में, लेकिन सिर्फ नाम तो एटलीस्ट सुन लेंगे तो आगे जाके पता होगा कि नाम तो सुने एटलीस्ट। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, फिर आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, और एक होता है डिस्पर्जन फोर्सेस। एक डिस्पर्जन फोर्सेस है, एक और डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस, ये भी होता है डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस। ये वैन डेर फोर्सेस के अंदर आते हैं पांचों। और जो एक और वीक बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये अलग से हम पढ़ेंगे। वैन डेर फोर्सेस के अंदर सारे आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है वो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से ना। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो भी होता है। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो एक बार जल्दी से हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड क्लियर। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा ऐसे नोट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड ठीक है ना। मैं एक ये बनता है हमारा एस एस, तीन तरीके से बनता है ये, एस एस ओवरलैप से, एस पी ओवरलैप से और पीपी ओवरलैप से। किससे बनता है? एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैप और पीपी ओवरलैप से। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसका, जैसे मैंने लिया H2 का मॉलिक्यूल, H2 का मॉलिक्यूल, H क्या है? एक एस एस ओवरलैप पढ़ रहे हैं हम, ये क्या पढ़ रहे हैं? एस एस ओवरलैप। H2 का मॉलिक्यूल H लिया, H क्या होगा? 1s1, दूसरा H क्या होगा? 1s1, दोनों ओवरलैप करेंगे। कैसे? ध्यान रखना कि ओवरलैपिंग में ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट, ये याद रखना जरूर। ओनली फुल फिल्ड पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट। 1s1 है 1s1, जैसे हम पढ़ते थे ना, H है, एक H ये रहा, एक H ये रहा, दोनों के इलेक्ट्रॉन ये शेयर हो गए तो बन गया HH बॉन्ड। इसी को मैं ऑर्बिटल ओवरलैप के थ्रू पढ़ूंगा। कैसे पढ़ूंगा? ऑर्बिटल, जैसे ये एक H, दूसरे H का इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ होगा, ये ओवरलैपिंग होगी ऐसे, यही है ऑर्बिटल ओवरलैप। ये क्या है? ऑर्बिटल ओवरलैप। एक इस H का इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ ओवरलैप कर गया और बॉन्ड बन गया HH, सिंगल बॉन्ड बन। एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड बन गया। अब इसी को मैं शो कर रहा हूँ ऑर्बिटल ओवरलैप के थ्रू, कैसे पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, फिर मैं डेफिनेशन बताऊंगा इसकी। तो ये हम पढ़ रहे हैं एस एस ओवरलैप, जिसमें एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल के साथ, और दोनों क्या होने चाहिए? हाफ फिल्ड। एस ऑर्बिटल्स ऑफ वन एटम, हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप्स विद हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल ऑफ द अदर एटम एंड ए along the internuclear न्यूक्लियस के एक्सिस पे, along the internuclear एक्सिस। जैसे ये है, ये इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन, जब ये पास आएंगे तो इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये ओवरलैपिंग हो गई और ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड अ सिग्मा बॉन्ड। ये वहां पे बन गया सिग्मा बॉन्ड, सही ना। सिंगल बॉन्ड होगा और कहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है? न्यूक्लियस की एक्सिस पे। न्यूक्लियस है ये, न्यूक्लियस की एक्सिस पे। तो न्यूक्लियस की एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ये किसी भी डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो सकती है। जैसे दोनों एस जो है एक्स डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, वाई डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और जेड डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। दोनों कैसे हो सकते हैं? एक्स डायरेक्शन में हो सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में हो सकते हैं, वाई डायरेक्शन में हो सकते हैं, या बाहर की तरफ जेड डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो सकती है। जो एस एस ओवरलैप है किसी डायरेक्शन में होगा। तो ये बन गया एस एस ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड, और क्या हुआ है? न्यूक्लियस की एक्सिस पे, न्यूक्लियस की एक्सिस पे। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम sp ओवरलैप। नेक्स्ट जो है sp, जिसमें एक एटम का s ऑर्बिटल होगा हाफ फील्ड, दूसरे एटम का p ऑर्बिटल होगा हाफ फील्ड, एंड दे बोथ विल ओवरलैप टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? दे बोथ विल ओवरलैप टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। sp ओवरलैप, sp जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं, जैसे HF है, HCl है, NH3 है, H2S है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें एक का S हो दूसरे का P हो। तो उसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूँ sp ओवरलैप में, sp ओवरलैप HF मॉलिक्यूल, H क्या होगा? 1s1। अब F क्या होगा? 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1। हुआ कि नहीं है? 1s1 को थोड़ा आगे लिख देता हूँ मैं, H ये रहा ना,
1s1, तो इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल और इसका pz का फ्लोरीन क्या होता है 1s2 2s2 2p5 होता है। 2p5 को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब ये f का है, f का तो ये हो गया, ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे शो करेंगे 1 2 3 4 5, ये ना, ये f का है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड, ये s का, ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगी पार्शियल ओवरलैपिंग। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल ओवरलैप। ये दोनों ओवरलैप करेंगे, सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओनली कैन ओवरलैप। तो इसका एस ऑर्बिटल है, इसका पी ऑर्बिटल है, पार्शियल ओवरलैपिंग होगी। और कहाँ होगी न्यूक्लियस की एक्सिस पे। जब भी न्यूक्लियस की एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है, जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, तो क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, जो भी पढ़ना है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ इसमें एच का 1s1 और दूसरे का एफ का 2pz1, ये ओवरलैप करेंगे 1s ये इलेक्ट्रॉन और 2p, ये आ गया ना 2p, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस होता है यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसका न्यूक्लियस इस पॉइंट पे, तो ये ओवरलैप करेंगे, ये ओवरलैप करेंगे, तो ये बन गया एस एक्स डायरेक्शन ले ली, पी एक्स या पी जेड डायरेक्शन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा यहाँ पे एस पी ओवरलैप से, एस पी ओवरलैप से बन गया सिग्मा बॉन्ड, एस पी ओवरलैप से बन गया सिग्मा बॉन्ड। मान लो अगर मैं एस, ध्यान देना अभी तो हमने पी जेड लिया, तो डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए जेड एक्सिस, एस पी जेड लेंगे तो जेड डायरेक्शन में भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड, एक्स पे नहीं बनेगा, वाई पे नहीं बनेगा। एस पी वाई लेता तो वाई डायरेक्शन में बनता सिग्मा बॉन्ड, एस पी एक्स लेते तो एक्स डायरेक्शन में बनता। याद रखते हो, याद कर लेना, ये एंट्रेंस वाले लेक्चर में बताऊंगा अभी डिटेल में। नहीं तो एस पी ओवरलैप हो गया, सिर्फ कहाँ पे हो रहा है न्यूक्लियस की एक्सिस पे, ये न्यूक्लियस ये रहा इसका और ये इसका ये रहा, तो न्यूक्लियस की एक्सिस पे ओवरलैपिंग हुई इस तरीके से, इसलिए एस पी ओवरलैप से बन गया सिग्मा बॉन्ड। क्लियर, दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एस पी ओवरलैप, तो ये बन गया एस पी ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड। अब पी पी ओवरलैप, तीसरा केस क्या है पी पी ओवरलैप, यानी एक एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे का भी पी ऑर्बिटल, दोनों के पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। क्लियर, दोनों के पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। जैसे पी ऑर्बिटल्स, फ्लोरीन लिया, ये ले रहे हैं पी पी ओवरलैप, फ्लोरीन 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1, दूसरा फ्लोरीन 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1, तो ये ओवरलैप कर जाएंगे, ये दोनों ओवरलैप करेंगे और क्या बनेगा, ये दोनों ओवरलैप करेंगे क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा 2pz ये ओवरलैप करें ना, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इसका भी इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया एक पी ऑर्बिटल, एक फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल आ गया, जो हाफ फील्ड है वही लेना, सिर्फ पी की शेप क्या होती है डंबल, इसके डंबल ले रहे हैं, ऐसा होता तो स्फेरिकल लेते। दूसरे का भी पी ऑर्बिटल डायरेक्ट दिखा रहा हूँ मैं भी, ये एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ये रहा, दूसरे आएगा न्यूक्लियस की एक्सिस पे, ये बन गया ये न्यूक्लियस की एक्सिस, ये क्या बन गया ओवरलैपिंग हो गई, तो ये बन गया सिग्मा बॉन्ड बाय पीपी ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। न्यूक्लियस की एक्सिस पे बन गया सिग्मा बॉन्ड बाय पीपी ओवरलैप, बाय पीपी ओवरलैप, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया यहाँ पे। और सिग्मा बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्यों, क्योंकि इसमें पार्शियल ओवरलैपिंग हो रही है। हम देखेंगे पाई बॉन्ड में कोई पार्शियल ओवरलैपिंग नहीं होती, तो पाई बॉन्ड जो है वीक बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पाई बॉन्ड होगा हमारा वीक बॉन्ड। क्लियर, पाई बॉन्ड विल बी ए वीक बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड हमने स्टडी किया यहाँ पे। सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग है बता दिया मैंने, क्योंकि इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके अंदर, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और वो सिमेट्रिकल होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है सिमेट्रिकल है, और पार्शियल ओवरलैपिंग हुई है इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इसको हम फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, पूरा 360 तक ऐसे घुमा सकते हैं, ये घूम जाएगा टूटेगा नहीं, पाई बॉन्ड टूट जाता है, समझिएगा कि नहीं। तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया हमारा किस ओवरलैप से, पीपी ओवरलैप से। अब सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगी, अब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। डेफिनेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन, bond which is formed by partial overlapping of atomic orbitals along the internuclear axis, यानी एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग होगी, क्या बोलेंगे बॉन्ड which is formed, it is formed by, which is formed by partial overlapping of, partial overlapping, partial overlap मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, partial overlapping of atomic orbitals, partial overlapping of atomic orbitals along the internuclear axis, bond which is formed by partial overlapping of atomic orbitals
अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। समझ आया कि नहीं है? एस एस और ऑर्बिटल थे, ओवरलैपिंग कहाँ हुई? न्यूक्लियस की एक्सिस पे, ऐसे हुई थी। बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? एसएस भी हो सकते हैं, एसपी भी हो सकते हैं, पीपी भी हो सकते हैं, लेकिन होने कहाँ चाहिए? अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। यानी क्या, कौन सी ओवरलैपिंग होनी चाहिए? एक्सियल ओवरलैपिंग होनी चाहिए, एक्सियल ओवरलैपिंग, नॉट साइडवेज और लेटरल। तो ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? दिस इज सिग्मा, दिस इज हाउ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और ऐसे ही बनता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग था मैंने बता दिया, पाई बॉन्ड, पाई। तो ये कैसे बनता है? ये बनता है पीपी ओवरलैप से। कैसे बनता है? पीपी ओवरलैप से, वो भी साइडवेज। पीपी ओवरलैप से वो भी बना था, लेकिन वो था न्यूक्लियस के एक्सिस पे। ये न्यूक्लियस के एक्सिस पे नहीं होगा, ये क्या होगा? साइडवेज ओवरलैपिंग से बनेगा। जैसे एग्जांपल लूंगा, उससे क्लियर होगा, फिर मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ। जैसे एग्जांपल लिया मैंने O2, ऑक्सीजन क्या होता है? एक 1s2 2s2 2p4, 2p4 मीन्स 2px2 2py1 2pz1, यही होता है। दूसरा ऑक्सीजन आया 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। तो अब ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, ये दोनों ओवरलैप करेंगे कि नहीं? दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स एक एटम के, दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स दूसरे एटम के ओवरलैप कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा? जैसे ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये इसके लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये इसके लेगा, क्या आ गया? डबल बॉन्ड। तो इसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। पाई बॉन्ड जो है हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ ही आता है। पाई बॉन्ड जो है इट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय सिग्मा बॉन्ड, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ ही आएगा। एक्सेप्शनल केस है इसमें, जिसमें पाई बॉन्ड जो है अकेले भी आता है, लेकिन हम ये लिखेंगे कि पाई बॉन्ड इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय सिग्मा बॉन्ड। अब मैं इसको कैसे शो करूंगा? ऑर्बिटल्स के ओवरलैप के थ्रू। ये तो मैंने दिखा दिया, ये ऑर्बिटल्स का ओवरलैप दिखाया ना, इसी को मैं पी ऑर्बिटल डंबल शेप बना करके फिर शो करूंगा। ध्यान देना, तक डंबल बना के फिर शो करेंगे। जैसे ये आ गया 2py1 एक का, 2pz1 एक का ना, तो ये 2py1 एक का, एक सिग्मा एक पाई था ना अभी इसमें। सिग्मा कैसे बनेगा? न्यूक्लियस की एक्सिस पे ये एक, इसको एक बार रब कर देते हैं। एक ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन में दो हाफ फील्ड थे, ये एक हाफ फील्ड ऑक्सीजन का, ये एक हाफ फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाफ फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रॉन, सही ना? अब ये एक ऑक्सीजन एटम है जिसमें दो हाफ फील्ड है, एक 2p मान लो, एक 2pz, ये 2pz मान लेते हैं, ये 2py1। दूसरा ऑक्सीजन जब आएगा, ये ओवरलैप कर गया, एक तो कहाँ पे आएगा? न्यूक्लियस की एक्सिस पे, और एक कैसे ओवरलैप करेगा? साइडवेज, इस तरीके से। बराबर बनाना, थोड़ा सा बड़ा बन गया ये, ठीक है? तो ये इसका इलेक्ट्रॉन आएगा ऑपोजिट, तो ये ओवरलैपिंग हुई इस तरीके से। ये साइडवेज ओवरलैपिंग है। साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है तो बॉन्ड क्या होगा? वी। कैसे भी डॉट शो कर सकते हैं, मैंने दो डॉट दिखा दिया, एक दिखा दो आप, ये इस तरीके से। तो ये सिग्मा बॉन्ड बना है, जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? एक ही है और सिमेट्रिकल है, और पार्शियल ओवरलैपिंग हो रही है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। न्यूक्लियस एक्सिस, न्यूक्लियस की जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर बन रहा है बॉन्ड की नहीं है? पाई बॉन्ड उसकी परपेंडिकुलर बन रहा है कि नहीं? तो ये, और साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है या लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए ये बॉन्ड वीक होगा। और इसमें सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? नीचे की तरफ है। वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज above the plane and one electron cloud is below the plane, so this is clear, this is weak bond, ये weak bond होगा, सही ना? तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर ये वीक बॉन्ड है। इसको जो साइडवेज ओवरलैपिंग मैंने ऐसे दिखाई ना, इसको ऐसे भी दिखाते हैं कई बुक्स में। ये भी वही चीज है, ये भी पाई बॉन्ड बन रहा है। साइडवेज ओवरलैपिंग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं और ये भी दिखा सकते हैं, जो मैंने दिखाया। समझ आई बात कि नहीं है? एक ऑक्सीजन एटम है, उसमें दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल थे, एक हाफ फील्ड दूसरे हाफ फील्ड का सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये न्यूक्लियस के एक्सिस पे बॉन्ड बन रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। और ये क्या बना? पाई बॉन्ड, ये बन गया पाई बॉन्ड। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ। इसका भी 2p ऑर्बिटल था इस ऑक्सीजन का, इसका भी 2p ऑर्बिटल था, तो जो पाई बना ना, ये 2p पाई 2p पाई होगा। इसका 2p ऑर्बिटल, इसका भी 2p ऑर्बिटल, तो क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा? 2p पाई 2p पाई। याद रखते हैं, याद कर लेंगे जो मैं बात बोल रहा हूँ, नहीं तो लिख जरूर लेना, धीरे धीरे आगे आएगा ना तब क्लियर होगा। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद दोबारा पढ़ेंगे तब जाके और क्लियर होगा चैप्टर ये। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ N2 का, N2, तो एक नाइट्रोजन क्या होगा? 1s2 2s2 2p3,
2p3 मतलब 2px1 2py1 2pz1। दूसरा नाइट्रोजन एटम सेम चीज 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। ये आ गया। ये इनकी क्या होगी, पार्शियल रैपिंग हो जाएगी इनकी, पार्शियल रैपिंग होगी और इस तरह से बनेगा 3 बॉन्ड बनेंगे। एक तो सिग्मा होगा और 2 क्या होंगे, पाई। इसके एक नाइट्रोजन के मैं 3 ऑर्बिटल बना रहा हूं, ध्यान देना इधर। ये एक फुलफिल्ड वाले भी बना सकते हैं, कोई यूज नहीं है इसलिए बनाते नहीं है। दूसरा और तीसरा, तीनों का साइज सेम होता है। मैं जानबूझ के एक को छोटा बना रहा हूं ताकि मेरे को बनाने में कोई दिक्कत ना आए। और तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक px एक py एक pz, तीनों परपेंडिकुलर होंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में दिखा सकते हैं, दिखा देंगे। ये एक नाइट्रोजन एटम आ गया। दूसरे नाइट्रोजन एटम जो है एक तो सिग्मा बनाएगा इस तरीके से, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। और बाकी 2 क्या बनाएंगे, साइड लोग देख के बनाना, पूरा साइड वाले ऑर्बिटल्स सेम शेप के होने चाहिए ताकि ओवरलैपिंग आसानी से दिखा सको। थोड़ा छोटा सी, तो ये बन गया इसके साथ, ये तो दिखा दिया मैंने। ये इसके साथ क्या बन गया, ये एक पाई बॉन्ड, दिस इज 1 पाई बॉन्ड। और ये इसके साथ ना नाइट्रोजन बताया हुआ ना मैंने, 1 2 3 इसके, 1 2 3 इसके, 5 इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इसके पास। ये 3 लेगा इससे, ये 3 इससे लेगा, एंड ट्रिपल बॉन्ड एन आया। इसमें एक सिग्मा होता है 2 पाई, दिख रहा है ना, एक सिग्मा, ये सिग्मा है, ये भी पाई बॉन्ड और ये भी पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड है, ये पाई और ये पाई, 2 पाई, यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो याद रखना बिल्कुल, एक सिग्मा होता है इसमें और 2 पाई होते हैं। डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और 2 पाई, एक सिग्मा एक पाई होता है। सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा सिग्मा। इस तरीके से शो करते हैं। नाइट्रोजन एटम के अंदर, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एक सिग्मा और 2 पाई है, O2 मॉलिक्यूल में एक सिग्मा एक पाई है। समझ आएगा कि नहीं, तो उसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये हमने दिखा दिया यहाँ पे, इसमें पाई बॉन्ड कैसे बना है, क्लियर। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड बता दिया ना, इस तरह से बनते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। अच्छा, इसको ना डिफरेंसेस वगैरह मैं थोड़ा नेक्स्ट टाइम लूंगा, और इसको बिल्कुल ढंग से पढ़ना 2 बार 3 बार, तब जाके नेक्स्ट लेक्चर सुनना, तब समझ आएगा। ओके, थैंक्स।